ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके चाइना वापस आई है। उसे चाइना की सबसे बड़ी कंपनी में यंगेस्ट इंजीनियर की पोस्ट मिली होती है। ऑफिस के पहले दिन ही जिया का सामना एक ठगी मैनेजर से होता है, जो फीमेल वॉशरूम में उसे छेड़ने की कोशिश करता है। जिया, जो कि मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होती है, उसकी जमकर पिटाई कर देती है। वहाँ से भागते टाइम जिया से गलती से एक फ्लावर पॉट टूट जाता है। जिया कहती है कि इस फ्लावर पॉट को आप ध्यान से देखो, इस एक फ्लावर पॉट की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज होने वाली है। फिर सीन रिवाइंड होता है और हम जिया को फीमेल वॉशरूम में देखते हैं, जहाँ पर वो मैनेजर आकर उसे छेड़ने लगता है। तो जिया उसे मारने लगती है। वो आदमी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। जिया कहती कि तुम एक ठग आदमी हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे तुम कोई भी हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फीमेल वॉशरूम में आने की। जिया उस बंदे से बचकर भागने लगती है और भागते हुए उसे एक फ्लावर पॉट टूट जाता है। उस आदमी के सिक्योरिटी गार्ड जिया का पीछा कर रहे होते हैं और जिया भागते हुए हमारे हीरो मू यांग से टकरा जाती है। जिया यांग को देखने लगती है कि ये बंदा कितना ज़्यादा हैंडसम है। तभी मैनेजर अपने सिक्योरिटी गार्ड के साथ वहाँ आ जाता है और गार्ड से कहते हैं कि इस लड़की को पकड़ो। जिया वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन यांग उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। मैनेजर जैसे ही अपने सामने यांग को खड़ा देखता है तो नर्वस हो जाता है और कहता है कि बॉस आप यहाँ क्या कर रहे हो। जिया ने मान मार के उस मैनेजर की एक आंख भी फोड़ दी थी। यांग जिया और मैनेजर को अपने साथ टी पीने के लिए इनवाइट करता है। अब आगे हम देखते हैं कि यांग अपने ऑफिस में बैठा हुआ होता है और उसके साथ वाली चेयर पर जिया बैठी होती है, लेकिन मैनेजर खड़ा हुआ होता है। यांग मैनेजर से कहता है कि तुम खड़े क्यों हो। मैनेजर डरते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। यांग उसे पूछता है कि मुझे डिटेल में बताओ कि कैंटीन में क्या हुआ था। मैनेजर खुद को बचाने के लिए जिया को ब्लेम करने लगता है कि ये लड़की ट्रबल मेकर है, इसने मुझसे फाइट स्टार्ट की थी। यांग जिया की तरफ टर्न करता है और उसे बहुत ही पोलाइट वे में पूछता है कि तुम बताओ क्या मैनेजर सही कह रहा है। जिया सोचने लगती कि जिस तरह से ये मुझसे बात कर रहा है मुझे लगता है कि ये मेरा साथ देगा। वो कॉन्फिडेंटली यांग को वॉशरूम में जो कुछ हुआ सब कुछ बता देती है कि इस ठरकी मैनेजर ने मुझे छेड़ा था जब मैं वॉशरूम में थी, और यही नहीं मुझे जॉब से निकालने की धमकी भी दे रहा था। मैनेजर अपने डिफेंस के लिए कहने लगता है कि बॉस ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर इतने सालों से काम कर रहा हूँ तो मैं भला ऐसा क्यों करूँगा। यंग मैनेजर की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, चलो इसी बात पर मैं तुम्हें टी सर्व करता हूँ। और वो मैनेजर को कप होल्ड करने के लिए कहता है और जानबूझकर गरम टी मैनेजर के हाथों पर गिरा देता है, जो देखकर जिया बिल्कुल डर जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि वैसे भी ये कमीना ये सब डिजर्व करता है। तभी दो पुलिस ऑफिसर आकर मैनेजर को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। यंग मैनेजर से कहता है कि तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की मेरी कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है, जो देखकर जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यंग को थैंक्स कहती है मुझ पर भरोसा करके मेरी हेल्प करने के लिए। अब मैं यहाँ से चलती हूँ। यंग जिया के सामने आता है और कहता है कि तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते, जो तुमने फ्लावर पॉट तोड़ा था वो मेरा फेवरेट फ्लावर पॉट था। जिया कहती कि बस इतनी सी बात, मैं उसके लिए आपको कंपनसेट कर देती हूँ, बताइए कितने पैसे आपके अकाउंट में डालूँ। यांग कहता कि ज़्यादा नहीं, बस 60 मिलियन। जो सुनकर जिया के तो होश ही उड़ जाते हैं कि इतना महंगा फ्लावर पॉट। यांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे फ्लावर पॉट के एंटिक होने का सर्टिफिकेट चेक कर लो। यांग का असिस्टेंट भी उसको सपोर्ट करते हुए कहता है कि मैडम हमारे बॉस एंटिक कलेक्टर है, उन्हें शौक है इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने का। जो सुनकर वो सोचने लगती है कि अगर मैं दिन रात काम करूँगी तो भी मुझे 300-400 साल लग जाएंगे इतने पैसे देने के लिए। जिस तरह से ये मुझे देख रहा था और मुझे सपोर्ट कर रहा था तो मुझे लगा था कि ये मेरे प्यार में पड़ गया है, जैसा नॉवल में होता है, लेकिन यहाँ तो सारा गेम ही उल्टा पड़ गया। ये तो मुझसे इतने सारे पैसों की डिमांड कर रहा है, इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँगी। फिर जी अपना फ़ोन निकाल कर कैलकुलेट करने लगती है कि अभी मैं इंटर्न हूँ और बाद में परमानेंट एम्प्लॉय होने के बाद मेरी सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इतने सारे पैसे कलेक्ट नहीं कर पाऊँगी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक्चुअल में वो फ्लावर पॉट यांग का होता ही नहीं है, वो तो कैंटीन के एक शॉपकीपर का था, और जब उसे पता चलता है कि उसकी शॉप का फ्लावर पॉट टूट चुका है तो पहले तो वो काफ़ी सैड हो जाता है, लेकिन असिस्टेंट उसे फ्लावर पॉट की डबल पेमेंट कर देता है और कहता है कि आज के बाद ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि ये फ्लावर पॉट तुम्हारा था और तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। शॉपकीपर खुशी खुशी मान जाता है। अब प्रेजेंट में यांग कहता है कि इंजीनियर जिया हमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर लेना चाहिए ताकि मैं तुम्हें कंपनसेशन के लिए कॉल कर सकूं। जिया हैरान होकर कहती कि आपको मेरा नाम और प्रोफेशन कैसे पता। यांग अपने मन में सोचता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। जिया कॉन्टैक्ट नंबर को स्कैन करती है। यांग का असिस्टेंट सोचता है कि बॉस अपना पर्सनल नंबर किसी को नहीं देता है। जिया बहुत हिम्मत करके यांग से कहती है कि मेरी जितनी सैलरी है उस हिसाब से तो मुझे 400 साल लग जाएंगे आपका कंपनसेशन देने में, क्या हम कोई और रास्ता नहीं ढूंढ सकते हैं।
यांग का असिस्टेंट तुरंत कहता है कि बॉस आप अपने लिए वाइफ ढूंढ रहे हो, तो मुझे लगता है कि ग्रैंडपा को हैंडल करने के लिए मिस जी आपकी हेल्प कर सकती है। जिया बिना कुछ सोचे तुरंत ही अपना हाथ ऊपर उठाकर बोल देती है कि मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनने के लिए रेडी हूँ, और अपनी स्किल्स बताने लगती है कि मैं पढ़ाई मार्शल आर्ट दोनों में ही बहुत अच्छी हूँ। कैलीग्राफी म्यूजिक की भी अच्छी नॉलेज है, और वो यांग को मार्शल आर्ट करके दिखाने लगती है। यांग कहता है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिया उसके सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि अगर मैं आपकी फैमिली के सामने आपकी वाइफ बनने की एक्टिंग करूँगी तो क्या आप मेरा कंपनसेशन माफ़ कर दोगे। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को वेडिंग सर्टिफिकेट के लिए फ़ोटोग्राफ कराते हुए देखते हैं। फोटोग्राफर यांग से बोल रहा होता है कि इतनी दूर क्यों खड़े हो, अपनी ब्राइड के पास आओ। फिर दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते हैं। फोटोग्राफर कहता है कि अभी भी मज़ा नहीं आ रहा है, आप अपनी वाइफ का हाथ पकड़ो और कैमरा की तरफ देखकर स्माइल करो। अब मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद जिया बाहर आकर बहुत ही खुश हो रही होती है कि आज का दिन कितना अच्छा है, मुझे रहने के लिए जगह भी मिल गई और इतना बड़ा कर्ज भी माफ़ हो गया। यांग जिया से कहता है कि मैं मैरिज सर्टिफिकेट को संभाल कर अपने पास रख लेता हूँ। जिया कहती कि टेंशन मत लो मिस्टर मो, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी और आपकी फैमिली के सामने एक अच्छी वाइफ होने की एक्टिंग करूँगी। और मन में सोच रही होती है कि लगता है मिस्टर मो मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमें मैरिज एग्रीमेंट बनवाना चाहिए जैसा मैंने मिनी ड्रामास में देखा है। यांग उसे कहता है कि अपना सामान पैक कर लो, फिर मैं तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ। अब जिया अपने घर आकर कपड़े पैक करने लगती है और सोचती कि ये ड्रेस मैं बाइक पर घूमते हुए पहनूंगी और दूसरी ड्रेस जब हम डेट पर जाएंगे तब पहनूंगी। जिया अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसने अपनी कंपनी के सीईओ से शादी कर ली है, जो सुनकर उसका एक फ्रेंड साव हैरान हो जाता है और कहते कि तुम ऐसे ही किसी से भी शादी कैसे कर सकती हो। तो जिया उसे एक्सप्लेन करती है कि मैंने उसका कीमती फ्लावर पॉट तोड़ दिया था और उसके कंपनसेशन से बचने के लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ी, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगी। जिया का दूसरा फ्रेंड जिंग कहता है कि हाँ तुमने अच्छा किया। आप पैकिंग करते हुए अपने सामान में वो पेपर स्प्रे भी डाल लेती है और सोचती है कि अगर उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डाल दूंगी। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। जिया अपनी तारीफ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड हो, हमेशा मेरी तारीफ करते हो। जिया का एक फ्रेंड तभी भागते हुए उसके रूम में आता है और कहता है कि तुम्हारे रूम में आते हुए मैं मिस्टर मुंह से टकरा गया और वो मुझे इतना घूर कर देख रहा था कि मैं तो डर ही गया। और क्या तुमने सच में उससे शादी कर लिया? अगर ये बात अंकल आंटी को पता चल गई तो क्या होगा? जिया कहती कि चुप रहो, इस बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए और ये शादी सिर्फ मैंने मजबूरी में किया। उसका फ्रेंड पूछता है कि तुम्हारे ऊपर कितना कर्ज है। जिया उसे 6 फिंगर्स दिखाती है तो वो कहता है कि तुमने 6,000 के लिए किसी स्ट्रेंजर से शादी कर ली, इतने पैसे तो तुम मुझसे भी मांग सकती थी। जिया कहती कि 6,000 नहीं 60 मिलियन, जो सुनकर उसका फ्रेंड भी हैरान हो जाता है और कहते कि अरे बाप रे, इतने पैसे तो मैं भी नहीं दे पाता। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने रिच पर्सन ने तुमसे शादी क्यों की, उसे किसी वेल रेप्यूटेड खानदान की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। जिया कहती कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं क्या अच्छी नहीं हूँ, मुझे भी कम मत समझो। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके मैंने 7 राउंड का इंटरव्यू क्रैक करके अपने लिए बेस्ट कंपनी में जॉब ढूंढी है और मैं अपने डिपार्टमेंट में सबसे कम एज की टेक्निकल इंजीनियर हूँ। आई समझ? उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो नंबर 1 हो, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, तुमने कितने डेंजरस इंसान से शादी किया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। जिया नर्वस होकर पूछती है कि क्या वो डेंजरस है। वो कहता है कि हाँ, जियांग जिंग ग्रुप का सीईओ है और उसने अपने छोटे भाई को भी रास्ते से हटा दिया ताकि वो उसका कॉम्पिटिटर ना बन सके। वो तो जीता जागता यमराज है, तुम अपना ख्याल रखना। जिया काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। देन जिया अपना लगेज लेकर घर के बाहर आती है। यांग पहले से ही वहाँ खड़ा होकर उसका वेट कर रहा था। वो जिया के पास आकर उसका सामान उठाकर कार में रखने लगता है। तो जिया कहती कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यांग कहते कि अब तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा ख्याल रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो अब तुम इन सब चीज़ों के आदत डाल लो। ये बोलते वो जिया का लगेज लेकर चलने लगता है और जिया तो उसे दिखती ही रह जाती है। देन यांग जिया को अपने साथ घर लेकर आता है। जिया उसके गार्डन को देखकर सोच रही होती है कि यहाँ तो सारे प्लांट्स मेरी पसंद के हैं। जिया को यांग का घर बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। यांग उसके हाथ में अपने घर की कीज देता है और कहता है कि आज से ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा है। वो कहती है लेकिन तुम मुझे अपने घर की कीज क्यों दे रहे हो, ये सही नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें मेरी फैमिली के सामने इस घर की लेडी होने की एक्टिंग करनी है और तुम लाइब्रेरी और मेरे स्टडी रूम को भी यूज़ कर सकती हो। जिया उसे थैंक यू चेयरमैन कहती है। तो वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे नाम से भी बुला सकती हो। देन जी अपने रूम में आती है जहाँ पर सब कुछ पिंक होता है और यही नहीं, यांग ने उसके लिए हाईटेक कंप्यूटर भी रखा हुआ था। वो खुशी में नाचते हुए कहती है कि इस पर तो मैं बहुत सारे गेम खेलूँगी।
जब तक जिया अपने रूम में रेस्ट करती है तब तक यांग उसके लिए खाना बनाता है। जैसे ही यांग जिया को डिनर के लिए बुलाता है, जिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि यांग को कुकिंग भी आती है। यांग कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, इसलिए मैंने अलग अलग टाइप की डिशेस बनाई हैं ताकि तुम्हें जो पसंद आए वो आराम से खा लो। अब जिया ये सब देखकर सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहा है, कहीं ये कोई झाल तो नहीं है। लेकिन ऊपर से वो नॉर्मल बिहेव करते हुए कहती है कि खाना बहुत अच्छा लग रहा है। वो बैठकर खाने लगती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी नोटिस कर रही होती है कि यांग खुद क्यों नहीं खा रहा है। उसके दिमाग में तुरंत डाउट आता है कि कहीं इसने खाने में कुछ मिला तो नहीं दिया। दूसरी तरफ यांग भी नोटिस करता है कि जिया ठीक से नहीं खा रही है, तो उसे लगता है कि शायद इसे मुझ पर शक हो रहा है। तभी जिया कहती कि पहले आप खाइए। यांग उसके सामने खाना खाकर दिखा देता है। अब जिया को थोड़ा भरोसा होता है और वो भी आराम से खाना खाने लगती है। यांग उसे खाते हुए देखकर हल्का सा स्माइल करता है। तभी जिया उसे देख लेती है और थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहती है कि सॉरी, शायद मैं जल्दी जल्दी खा रही हूँ। यांग उसके बाउल में और राइस डाल देता है और पूछता है कि क्या तुम्हें खाना पसंद आया। वो कहती कि हाँ और उसे थैंक्स कहती है। लेकिन यांग कहता है कि अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, इसलिए थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों इक्वल हैं। जो सुनकर जिया मन ही मन सोचती है कि इसे इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट शायद गलत समझ आया है, क्योंकि हमारे बीच तो क्रेडिटर और डेटर वाला रिलेशन है। फिर जिया कहती है कि मेरा खाना हो गया, मैं बर्तन धो देती हूँ। लेकिन यांग उसे रोक देता है और कहता है कि ये सब मैं खुद कर लूँगा। वो कहती है कि आपने खाना बनाया है तो बर्तन तो मुझे धोने चाहिए ना। सभी जगह ऐसा ही रूल होता है, लेकिन यांग कहता है कि उसके यहाँ ऐसा कोई रूल नहीं है। जो सुनकर जिया कंफ्यूज हो जाती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है या कुछ और। इधर यांग धीरे धीरे खाना खा रहा होता है और जिया सोच रही होती है कि ये इतना स्लो क्यों खा रहा है। फिर वो चुपके से अपने एक ऑनलाइन फ्रेंड को मैसेज करती है कि यांग इतना स्लो क्यों खाता है, क्या वो बुढ़ा हो गया है या उसका डाइजेशन खराब है। तभी यांग के फ़ोन पर नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है। जिया हैरान हो जाती है कि उसके मैसेज पर इसका फ़ोन क्यों रिंग हो रहा है, लेकिन यांग कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो जिया सोचती कि शायद ये सब कोइंसिडेंट है, वो कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। वो बहाना बनाती है कि उसका कुछ काम बाकी है और वो अपने रूम में चली जाती है। अब रूम में आकर जिया फिर से सोचने लगती है कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो चुकी है और वो यांग के घर भी आ गई है, लेकिन अभी तक यांग ने 60 मिलियन के बारे में कोई बात नहीं की। वो तुरंत डाउट में आ जाती है और सोचती कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इस दुनिया में इतनी आसानी से फ्री लंच भी नहीं मिलता, पक्का ये सब कोई जाल है। वो डिसाइड करती कि उसे खुद जाकर इस बारे में बात करनी होगी। अपनी सेफ्टी के लिए वो पेपर स्प्रे लेकर यांग के रूम में जाती है और उसे आवाज़ लगाती है। तभी यांग सावर लेकर बाहर आता है और जिया एक मोमेंट के लिए उसे ही देखती रह जाती है। यांग पूछता है कि तुम्हें कुछ काम था। जिया कहती कि हाँ, मुझे 60 मिलियन के बारे में बात करनी है। फिर वो बैठकर डिटेल में पूछती है कि इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसे कितने टाइम तक ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज निभानी होगी और उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। वो ये भी क्लियर कर देती है कि इसके अलावा वो कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेगी। अंदर ही अंदर वो सोच रही होती है कि अगर यांग ने कुछ गलत डिमांड की तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। तभी यांग कहता है कि वो चाहते हैं कि जिया 24 आवर उसके लिए अवेलेबल रहे। जो सुनकर जिया सोचती है कि इसने तो एक भी मिनट फ्री नहीं छोड़ा। देन वो सैलरी के बारे में पूछती है तो यांग कहते कि तुम ही डिसाइड करो। जिया कहती कि मेरी करंट सैलरी 2 मिलियन पर ईयर है, लेकिन फैमिली हैंडल करना मुश्किल होगा, इसलिए उसे 20 मिलियन पर ईयर चाहिए। यांग तुरंत एग्री कर लेता है। जिया सोचती है कि अगर 3 साल में 60 मिलियन मिल गए तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। यांग कहता है कि वो असिस्टेंट से एग्रीमेंट रेडी करवा देगा। जिया खुश हो जाती है और कहती कि कॉन्ट्रैक्ट होने से ट्रस्ट भी क्लियर रहेगा। जब वो जाने लगती है तब उसका पेपर स्प्रे गिर जाता है। यांग उसे देख लेता है, लेकिन जिया तुरंत उसे उठाकर कह देती है कि ये हेयर स्प्रे है और जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। यांग उसे देखकर स्माइल करता है। अब अपने रूम में आकर जिया पेपर स्प्रे को अपने बैग में रख देती है और अपने फ्रेंड को मैसेज करती है कि वो कल अपने क्रेडिटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है, तो उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी तरफ यांग उसके मैसेजेस देख रहा होता है, क्योंकि उसका ऑनलाइन फ्रेंड वही होता है। जिया मैसेज में पूछ रही होती है कि क्या उसे डायरेक्टली ये कंडीशन रखनी चाहिए कि वो अपने आप को नहीं सेल कर रही है। यांग ये सब पढ़कर सोचते हैं कि अगर जिया कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कंफर्टेबल फील करेगी तो उसे वही अप्रोच यूज़ करनी चाहिए। इधर जिया और थिंकिंग कर रही होती है कि यांग इतना जेंटल कैसे हो सकता है, कहीं ये सबसे बाहर से दिखावा तो नहीं है। वो अपनी बुक में छुपा हुआ चाकू निकाल लेती है और डिसाइड करती है कि अगर यांग ने कुछ गलत किया तो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया लेट उठती है और जल्दी से रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलती है। तभी सामने यांग मिल जाता है, जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर खड़ा होता है। जिया ये देखकर हैरान हो जाती है और सोचती कि ये सच में इतना जेंटल है या फिर इसके पीछे भी कोई हिडन कोस्ट है। वो उसे थैंक्स बोलकर निकलने लगती है, लेकिन यांग कहता है कि वो उसे ऑफिस छोड़ देगा। जिया मना करती है और कहती कि वो टैक्सी से चली जाएगी, लेकिन यांग इंसिस्ट करता है कि तुम्हारी कंपनी मेरे रास्ते में ही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ।
तो वो मान जाती है। जिया कार में बैठी होती है और मन ही मन सोच रही होती है कि अगर उसकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने उसे यांग के साथ देख लिया तो वो लोग इस बात का बहुत बड़ा इशू बना देंगे। तभी यांग कहता है कि वो उसे कंपनी से थोड़ी डिस्टेंस पर ड्रॉप कर देगा ताकि तुम्हें कार से कोई भी उतरते हुए ना देखे। जिया कहती कि ठीक है, मैं आराम से वॉक करके चली जाऊंगी और सोचने लगती है कि यांग को कैसे पता चल रहा है कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। ऐसे भी जिया को यांग के अंकल का कॉल आता है जो कहते कि क्या तुम जिया हो। जिया हाँ कहती है। अंकल कहते हैं कि वो उसकी कंपनी के पास एक टी हाउस में बैठे हैं और उससे मिलना चाहते हैं क्योंकि उनके पास यांग के बारे में उससे बात करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है। यांग ऑलरेडी उस कॉल की बातें सुन रहा होता है। जिया थोड़ी नर्वस हो जाती है कि अंकल मुझसे क्या कहना चाहते हैं और फिर वो धीरे से यांग से पूछती है कि क्या उसे उस आदमी से मिलने जाना चाहिए। यांग सीधे बोल देता है कि हाँ जाओ। जिया कॉल पर अंकल को हाँ बोल देती है और जब कार से उतरने लगती है तो यांग उसे अम्ब्रेला दे देता है। जिया उसे थैंक्स बोलकर टी हाउस पहुंच जाती है। अब टी हाउस में अंकल उससे पूछते हैं कि वो यांग से कैसे मिले। जिया उन्हें देखकर ही समझ जाती है कि यह आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है, इसलिए वो थोड़ा केयरफुल हो जाती है। वो कैजुअली बोल देती है कि वो दोनों बस किस्मत से मिले और चुपके से अपनी रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर देती है। वो जिया को मैनिपुलेट करने लगते हैं और कहते हैं कि यांग और जिया बिल्कुल अलग दुनिया के लोग हैं, उनके बीच कुछ कॉमन नहीं है। जिया एक्टिंग करते हुए प्रिटेंड करती है कि वो यांग को बहुत पसंद करती है और उसकी तारीफें करने लगती है। अंकल हैरान होकर कहते हैं कि यांग ने अपनी फैमिली पोजीशन पाने के लिए अपने ही फैमिली मेम्बर को नुकसान पहुंचाया है। जो सुनकर जिया थोड़ी सोच में पड़ जाती है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो पब्लिक में अपने बॉस के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलेगी। वो कहती कि उसे ऐसे स्कैरी फोटोज़ नहीं देखने वरना उसे नाइटमेयर्स आएंगे। अंकल उसे प्रोवोक करते हैं और कहते कि वो यांग को छोड़ दें। जिया मन में सोचती है कि अगर वो छोड़ दें तो क्या ये अंकल 60 मिलियन भर देंगे, लेकिन बाहर से वो बोल देती है कि वो यांग को नहीं छोड़ने वाली, बल्कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अंकल कहते कि तुम प्यार में पागल हो चुकी हो। तभी अंकल को कॉल आता है कि पुलिस आ गई है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। जिया घर आकर यांग को वो रिकॉर्डिंग सुनाती है और उसे बटरिंग करते हुए कहती है कि वो अंकल बिल्कुल झूठे थे और मुझे तो उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। यांग कैजुअली पूछता है कि अगर अंकल की बात सच हुई तो। जिया तुरंत बोल देती है कि वो हमेशा यांग को सपोर्ट करेगी क्योंकि वो उसका बॉस भी है और हस्बैंड भी, और कहती कि मैं सिर्फ अपना कर्ज चुकाना चाहती हूँ और लॉयल भी रहूँगी। यांग उसे रूम में जाने का बोल देता है और जिया वहाँ से जल्दी से निकल जाती है। बाद में यांग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जिसमें वो बताते हैं कि अंकल बिल्कुल प्लान के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। अब रात को जिया अपना फेस पैक लगाकर अपने एक फ्रेंड को कॉल करके सच बोल रही होती है कि वो यांग से एक्चुअल में बहुत डरती है और अगर वो अमीर होती तो कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे साइन नहीं करती है। वो प्लान बनाती कि वो सुबह जल्दी निकल जाएगी और रात को लेट आएगी ताकि उसे यांग का सामना न करना पड़े। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो जल्दी उठकर आती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि यांग ऑलरेडी उठकर एक्सरसाइज कर रहा होता है। यांग उसे भी एक्सरसाइज करने को बोल देता है और जिया मजबूरी में मान जाती है। वो इतनी थक जाती है कि रिग्रेट करती है कि उसे इतनी जल्दी उठना ही नहीं चाहिए था। देन यांग उसे ऑफिस ड्रॉप कर देता है। ऑफिस में यांग का अंकल डरते हुए उससे मिलने आता है। यांग उसे सीधा कन्फ्रंट करता है और कहते कि आजकल आप कहानियाँ सुनाने में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो। आपने मेरी जिया से क्या बोला है जो वो इतनी ज़्यादा डर गई है और मेरे साथ रहने से भी मना कर रही है? तो बताओ आप मुझे आपके साथ क्या करना चाहिए? अंकल कहते कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला, मैं तो बस अपनी डॉटर इन लोग को सब कुछ बताना चाहता था। यांग कहते कि अंकल अगर आपको इतना ही ज़्यादा सच पसंद है तो मैं भी आपको कुछ बताना चाहता हूँ। वो अंकल के सामने कुछ डॉक्यूमेंट रखता है जिनके अंदर अंकल के फ्रॉड और रिश्वत लेने के सारे प्रूफ होते हैं। अंकल कहते कि ये तुम क्या कर रहे हो? यांग कहते कि आपको रियलिटी से रूबरू करा रहा हूँ। आपके ये सब करने से किसी की जान चली गई थी। अंकल ऑफेंड हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज़ नहीं है और भूलो मत तुम एक नाजायज़ चाइल्ड हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकी देने की? यांग कहते हैं कि मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, अगर आप दोबारा जिया के पास गए तो मैं ये सारे सबूत पुलिस स्टेशन में दे दूँगा। अंकल कहते कि तुम एक डेविल हो, तुम अपना मुंह बंद करने के लिए मुझसे क्या चाहते हो? यांग उनके सामने एक फ़ाइल रखता है जिसमें लिखा होता है कि अंकल अपने शेयर जिया के नाम पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये पढ़कर अंकल कहते हैं कि मैं अपने शेयर जिया को क्यों दूंगा, वो मेरी क्या लगती है? यांग कहते कि वो मेरी वाइफ है और मैं उसे प्यार करता हूँ और आपके पास मुझे ना बोलने का कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको अच्छे से सोचने के लिए और टाइम देता हूँ। अंकल यांग से कोई पंगा नहीं लेना चाहते थे तो चुपचाप शेयर ट्रांसफ़र कर देते हैं और जाते हुए यांग से कहते हैं कि जिस दिन जिया को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई उस दिन वो तुमसे नफरत करेगी और अच्छा होता अगर तुम बचपन में ही मर गए होते। अब अंकल के जाने के बाद यांग अपने बचपन के ट्रॉमा को याद कर रहा होता है। जब उसे कुछ लोग मार रहे थे तब जिया उसे प्रोटेक्ट करती है और उसे कैंडी देकर कहती है कि तुम ये खा लो, इसे खाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। यांग ने आज तक उस कैंडी को संभाल कर अपने पास रखा हुआ था और जब भी वो पैनिक होता था तो जिया की दी हुई कैंडी को निकाल कर इस्तेमाल करने लगता था।
जिससे उसे कुछ अच्छा फील हो। तभी यांग का असिस्टेंट उसके रूम में आता है और बताता है कि ओल्ड हाउस से फ़ोन आया है, ग्रैंडपा आपसे मिलना चाहते हैं। उनकी फ़्लाइट 5 घंटे में लैंड करने वाली है। अब नेक्स्ट सीन में यांग को उसके ग्रैंडपा के साथ देखते हैं। दोनों साथ में चेस खेल रहे होते हैं। ग्रैंडपा यांग से कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने शादी कर ली। मैं ये देखने के लिए डेस्परेट हूँ कि वो लड़की कैसी होगी जिसने तुम्हें इम्प्रेस किया है और उसे मिलवाने के लिए कब लेकर आ रहे हो। यांग कहते हैं कि अभी सही टाइम नहीं है। ग्रैंडपा गुस्से में ही कहते कि कोई बात नहीं, तुम मत मिलवाओ, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लूँगा। फिर ग्रैंडपा उसे बता दे कि तुम्हारे डैड ने कुछ दिनों से भूख हड़ताल स्टार्ट कर दी है। मुझे नर्सिंग होम से डेली फ़ोन आ रहा है, वो वहाँ पर खुश नहीं है। यांग कहता है कि आप टेंशन मत लो, मैं डैड को किसी दूसरे नर्सिंग होम में शिफ्ट करवा दूंगा जहाँ पर सभी लोग अच्छे से उनकी टेक केयर करें। ग्रैंडपा यांग के डैड को गाली देते हुए कहते हैं कि वो कमीना हर बार तुम्हारे लिए नई मुसीबत खड़ी कर देता है। फिर यांग खड़े होकर कहते कि ग्रैंडपा मुझे अब चलना होगा, काफ़ी देर हो गई है। ग्रैंडपा कहते कि ठीक है, लेकिन अगली बार मेरी बहू को जरूर लेकर आना। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो अपने ऑफिस में भारी बॉक्सेस को उठाए होती है और कहती कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसे हैवी सामान उठाने के लिए आप लोग मुझे ही बुलाना। फिर वो काम करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और यांग का बनाया हुआ लंच बॉक्स ओपन करके देखती है जिसमें अलग अलग टाइप की डिशेस थी। वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और अपने फ्रेंड को फ़ोटो क्लिक करके भेज देती है कि देखो मेरा फेक हस्बैंड कितना अच्छा है, मेरे लिए कितना टेस्टी खाना बनाता है, मुझे तो इतना टेस्टी खाना खाकर मज़ा ही आ गया। ऐसे तो मुझे यांग के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी। सामने से यांग पूछता है कि बाय द वे तुम्हें खाने में क्या पसंद है। जिया उसे अपनी फेवरेट डिशेस के बारे में बताने लगती है। थोड़ी देर बाद यांग जिया को अपने दूसरे नंबर से मैसेज करके बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है और मैंने मैट को बोल दिया है वो तुम्हारे लिए सूप और स्पाइसी चिकन राइस बना देंगे। तो जिया मैट को मैसेज करके बोल देती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर पार्टी करने जाऊंगी। देन जिया को हम साव के साथ पार्टी करते हुए देखते हैं जहाँ पर वो जमकर ड्रिंक और डांस करती है। वो ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसे वॉमिट होने लगती है। तो साव पूछते कि कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। वो कहती कि बिल्कुल भी नहीं, हम लोगों का रिलेशन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं ठीक हो गई हूँ, मुझे घर लेकर चलो। साव जिया को घर ड्रॉप करता है। जिया घर पर आती है तो उसके हाथ में वाइन की बोतल होती है और वो पूरी तरह नशे में होती है। तभी वो अपने सामने यांग को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और कहती कि मिस्टर मू आप तो कल आने वाले थे। वो डर के मारे वाइन की बोतल अपने पीछे छुपाने लगती है। यांग उसके पास आता है और कहता है कि तुम दुनिया के सामने मेरी वाइफ हो और न्यूली मैरिड वुमन को घर इस कंडीशन में नहीं आना चाहिए, वरना कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जे झूठ बोलते हुए कहती कि मैं कोई पार्टी करने नहीं गई थी, एक्चुअल में आज कंपनी डिनर था और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है तो मैं उसे पूरा करने जा रही हूँ। यांग उसके क्लोज आकर उसे वाइन की बोतल छीन लेता है और कहता है कि तुम ऑलरेडी बहुत पी चुकी हो, तुम्हें और ज़्यादा ड्रिंक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिया को तो और ज़्यादा ड्रिंक करनी थी। वो यांग के हाथ से बोतल छीनने लगती है और कहती कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं इसे ऐसे ही वेस्ट नहीं कर सकती। और बोतल पकड़ने के चक्कर में वो यांग के ऊपर ही गिर जाती है। जिसके बाद यांग उसे बेड पर लिटाकर जाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है तो यांग उसे किस कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया उठती है तो उसकी नज़र नीचे गार्डन में बैठे हुए यांग पर पड़ती है तो वो पीछे हट जाती है और सोच रही होती है कि वो ऐसे ही मेरी सैलरी कट नहीं कर सकते, क्या हुआ अगर मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर ली तो। यांग जिया को आवाज़ लगाकर नीचे बुलाता है और अपने साथ नाश्ता करने के लिए कहता है। अब जिया नाश्ता करते हुए अपने फ़ोन में देखती है कि यांग 32 की एज में यंगेस्ट सीईओ है और उसे बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिला है। वो यांग को कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। जिया के फेस पर थोड़ा केक लगा हुआ था तो यांग बड़े प्यार से टिश्यू लेकर उसका फेस क्लीन करता है। जिया सोचती है कि मिस्टर मू मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इस लड़की को ढंग से खाना भी नहीं आता। फिर वो यांग से कहती कि आप मुझे इग्नोर करो और बिजनेस की बुक्स पढ़ो, इससे आपके बिजनेस में और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। फिर वो यांग को छुप छुप कर देखकर प्लस करने लगती है कि इसकी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है। इसके बाद यांग और जिया साथ में रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं। जिया केक खा रही होती है और यांग बड़े प्यार से उसे ही देखे जा रहा होता है। जिया को लगता है कि शायद यांग को भी केक खाना है इसीलिए उसे देखे जा रहा है। तो वो कहती कि क्या तुम भी केक खाओगे। फिर कहती कि आखिर तुम्हें स्वीट्स थोड़े ना पसंद होंगे। तभी यांग कहता कि नहीं, मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है। वो उसके स्पून से ही केक खा लेता है। जिया ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसने मेरे स्पून से खा लिया, ये तो इनडायरेक्ट किसिंग हो गई। तभी जिया को उसके डैड का कॉल आता है। डैड उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोल रहे होते हैं। जिया हैरान हो जाती है और जल्दी से बाहर निकलने लगती है। वो उठने लगती है तो यांग तुरंत उसके सामने स्लीपर रखता है और इशारों में कहता है कि तुम यहीं बैठ कर बात कर लो। जिया सोचती कि सच में अपने सारे सीक्रेट मुझे इसी के सामने बताने होंगे। जिया डैड को मना कर रही होती है कि डैड मैं कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाने वाली, लेकिन यहाँ पर यांग उसे लिख कर देता है कि तुम जा सकती हो। जिया हैरान होती है कि ये मुझे जाने को क्यों बोल रहे हैं।
लेकिन अभी भी जिया अपने डैड को यही कहती कि मैं नहीं जाऊंगी और कॉल कट कर देती है। अब कॉल रखने के बाद जिया यांग को दिखाने लगती है कि वो कितनी लॉयल है। देखो मैंने डैड को मना कर दिया, अगर मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है टेम्परेरी वाइफ बनने का तो मैं उसे पूरा करूंगी। यांग कहते कि मैं तुम्हें कोई मुश्किल में नहीं डालना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ बोल रहा था। जिया मन में सोचती कि इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी वाइफ को किसी और के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजो। फिर वो बहाना बनाती कि अब मुझे रूम में जाना है, कल मैं शॉपिंग पर जाऊंगी। अब नेक्स्ट डे यांग अपने फ्रेंड से मिलने गया होता है। उसका फ्रेंड पूछता है कि अभी तक सिस्टर इन लोगों को पता चला कि नहीं कि तुम ही उसके सीक्रेट फ्रेंड हो। यांग कहता है कि नहीं, अभी मैंने सब छुपा कर रखा है। फ्रेंड उसे समझाता है कि जल्दी फीलिंग्स बता दें वरना देर हो जाएगी। यांग कहता है कि नहीं, मैं नहीं बता सकता, वो डर जाएगी और मुझसे भाग जाएगी। मैं इसी में खुश हूँ कि वो मेरे पास सेफ है। उसकी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं उसे ये सब नहीं बताऊँगा। तभी दोनों देखते हैं कि जिया वहाँ पर शॉपिंग करके आई है और उसका ब्लाइंड डेट एक मोटू बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। जिया का फ्रेंड उसे बिल्कुल अप्रूव नहीं करता, लेकिन जिया कहती कि शांत हो जाओ, वो मेरे डैड के फ्रेंड का बेटा है। वो बंदा जिया को उसके निकनेम से बुलाता है। जिया का फ्रेंड गुस्सा होता है कि तुम निकनेम से क्यों बुला रहे हो। वो बंदा कहता है कि जिया और मैं बचपन के फ्रेंड्स हैं। जिया उसे रिजेक्ट करते हुए कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। वो बंदा हैरान हो जाता है कि कौन है वो, क्या काम करता है। जिया बताती कि वो जिन ग्रुप में इंटरव्यू देने वाला है। वो कहता है कि अगर वहाँ पर जॉब मिल गई तो वो बहुत रिच हो जाएगा। जिया वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रोक लेता है। यांग और उसका फ्रेंड ये सब देख रहे होते हैं। फ्रेंड कहता है कि बचाने नहीं जाओगे। यांग कहता है कि रहने दो, वो सब हैंडल कर लेगी। वो बंदा कहता है कि मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा, मुझसे शादी कर लो। जिया मना करती है, लेकिन वो इंसिस्ट करता रहता है। तभी जिया एक धमाकेदार बहाना बनाती है कि एक्चुअल में मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं इनफर्टाइल हूँ। वो बंदा तो हैरान हो जाता है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। जिया एक्टिंग करते हुए कहती है कि मेरे पास डॉक्टर की रिपोर्ट भी है, चलो अब मुझसे शादी कर लो। ये सुनते ही वो बंदा तो पलटी मार देता है कि फिर तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, वो तो मॉम ने भेजा था इसलिए आया था। जिया और एक्टिंग करती कि नहीं प्लीज़, मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और जिया पीछे से चिल्लाती कि देखो ना, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और जोर जोर से हंस रही होती है। तभी यांग वहाँ पर आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया उसे देखकर तुरंत एक्सप्लेन करती कि हस्बैंड गलत मत समझना, मैं तो बस उसे भगाने के लिए एक्टिंग कर रही थी, मैं सिर्फ तुम्हारी वाइफ हूँ। यांग कहते कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। घर आकर जिया की हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है। वो ग्रुप में मैसेज करती है। साओ कहते कि तुम्हें यांग से प्यार हो गया है। जिया सोचती है कि क्या ये इतना ऑब्वियस था। तभी यांग का मैसेज आता है कि पक्का टी की वजह से हार्ट बीट तेज हुई होगी, रेस्ट कर लो। जिया खुश होकर सो जाती है। सपने में जिया अपने बचपन वाले लिटिल यांग को देखती है, जो उसके होमवर्क में हेल्प करता था और फ़ोन पर बात करता था। कॉल पर वो लोग ग्रेजुएशन तक बात करते हैं, लेकिन बाद में यांग से लिख कर बात करता है। अब सपने में ही जिया को रियलाइज़ होता है कि उसका वो सीक्रेट फ्रेंड कोई और नहीं बल्कि यांग ही है। जिया हड़बड़ाकर उठती है कि मैंने यांग को सपने में देखा। तभी यांग आवाज़ देते कि ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जिया बिना रेडी हुए उसके पास भागती है और यांग उसे इस हालत में देखकर जल्दी से निकल जाता है। जिया मिरर में खुद को देखकर एम्बैरेस हो जाती है। अब कंपनी पहुंचकर जिया मेहनत से काम करती है और लंच के टाइम पर अपना टिफ़िन बॉक्स खोलती है। उसमें उसे यांग का एक स्वीट नोट मिलता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है कि वो कितना थॉटफुल है। नेक्स्ट डे छुट्टी होती है और जिया घर पर गेम्स खेल रही होती है, जबकि यांग किचन में कुकिंग कर रहा होता है। तभी साव का मैसेज आता है कि प्रोडक्शन टीम के साथ उसका झगड़ा हो गया है और उसे चोट आई है। जिया दौड़कर यांग को बताती है। यांग देखता है कि जिया ने स्लीपर भी नहीं पहनी, तो वो उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सेट पर पहुंचकर जिया डायरेक्टर से लड़ने लगती है कि उसने साव को मिसट्रीट क्यों किया। डायरेक्टर गुस्से में जिया पर हाथ उठाने जाता है। तभी यांग वहां पर पहुंचकर जिया को प्रोटेक्ट कर लेता है। वो गुस्से में डायरेक्टर को किक करता है और उसे मारने ही वाला होता है कि जिया उसे रोक लेती है कि अपने हाथ गंदे मत करो। यांग बस एक कॉल करके उस बंदे को सबक सिखाने का ऑर्डर देता है। जिया तो उसे देखती ही रह जाती है कि वो कितना चार्मिंग लग रहा है। घर आकर जिया और साव एप्पल खा रहे होते हैं। साव कहता है कि प्रोडक्शन टीम ने उसे सॉरी लेटर भेजा है और कहता है कि आज से मैं यांग को अपना भाई मानता हूँ, वो बहुत अच्छा है। जिया खुश होकर कहती है कि अब वो भी हम में से एक हो गया है। दोनों डिसाइड करते उसे थैंक यू कहने के लिए डिनर पार्टी देंगे, लेकिन दोनों को ही कुकिंग नहीं आती, तो वो बाहर से पैकेट फूड मंगवा लेते हैं। यांग आकर कहता है कि तुम लोग ये खाओगे, मुझ पर छोड़ दो, मैं कुक करता हूँ। यांग साव को भी किचन में लेकर जाता है कि मैन को कुकिंग आनी चाहिए। साव नखरे करता है कि मैं थोड़ी मैन हूँ, लेकिन उसे सीखना पड़ता है। जिया मजे में स्नैक खाते हुए देख रही होती है। वो चुपके से यांग की फ़ोटो लेती है और अपने सीक्रेट फ्रेंड, जो कि एक्चुअल में यांग ही होता है, वो सेंड कर देती है और लिखती कि मेरा हैंडसम हस्बैंड कितना ज़्यादा अच्छा है ना। डिनर के बाद सब साथ बैठे होते हैं। यांग बड़े प्यार से जिया को फ्रूट खिला रहा होता है, लेकिन जिया का ध्यान अपने मोबाइल में होता है।
जिया कहती कि बॉस ने कुछ काम दे दिया है, मैं रूम में जा रही हूँ, और साहब भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। ये देखकर यांग को थोड़ी जेलसी होने लगती है। वो दिमाग लगाता है और रूम का इंटरनेट ही बंद कर देता है। जिया परेशान होकर बाहर आती है और कहती कि मुझे काम के लिए इंटरनेट की जरूरत है। यांग मौके का फायदा उठाकर कहता कि तुम मेरा रूम यूज कर लो, लेकिन वहाँ पर सिर्फ तुम अकेली ही जा सकती हो। जिया का काम जरूरी होता है तो वो मान जाती है, लेकिन साओ बेचारा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे इंटरनेट नहीं मिला। अब रूम में जिया अपना काम खत्म करती है और यांग को कैलीग्राफी करते देखकर कहती है कि मेरा एक बचपन का फ्रेंड है, उसकी हैंडराइटिंग भी तुम्हारे जैसी ही है। तभी साओ का बड़ा भाई जू जिया को कॉल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, कल मुझसे मिलने आओ। जिया तुरंत फोन स्पीकर पर डालती है और चिल्लाती है कि फालतू बातें मत करो, मेरे हस्बैंड गलत समझेंगे और मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगी। लेकिन यांग उसे इशारे में लिख कर देता है कि वो हाँ बोलते हैं। जिया कंफ्यूज होकर मिलने के लिए हाँ बोल देती है। अब कॉल कट होते ही यांग पूछता है कि तुम्हारा जू के साथ क्या रिलेशन है, मैंने सुना है कि तुम उसकी फर्स्ट लव हो। जिया घबराकर कसम खाने लगती कि नहीं, ये सब झूठ है, हम बस नॉर्मल जान पहचान वाले हैं। यांग स्माइल करते हुए कहते कि कसम मत खाओ, मुझे तुम पर भरोसा है। जिया मजाक में पूछती है कि तुम्हारी फर्स्ट लव कौन है। फिर कहती कि अगर नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं। यांग इनोसेंट बनकर कहता है कि मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया। जिया मन ही मन फूल की तरह खिल उठती है कि इतना प्योर और इनोसेंट जेंटलमैन, मुझे तो सच में गोल्ड हार्टेड मैन मिल गया। जिया जब यांग की हैंडराइटिंग ध्यान से देखने लगती है तो यांग डर जाता है कि वो उसे पहचान लेगी, तो जल्दी से अपनी बुक खींच लेता है। इस खींचातानी में जिया यांग के बहुत क्लोज आ जाती है, दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और ब्लश करने लगते हैं। जिया शर्म के मारे तुरंत अपने रूम में भाग जाती है। अब नेक्स्ट डे जिया जू से मिलने के लिए रेस्टोरेंट जाती है, जो उसे स्वीट्स खिलाता है। लेकिन जिया गुस्से में मुद्दे पर आती है और उसे डांटती है कि उसने साव यानी कि अपने भाई का कॉन्ट्रैक्ट एक बुरे डायरेक्टर के साथ क्यों साइन करवाया। जू कहता है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, वो एक्टिंग के लायक नहीं है। जिया भड़क जाती है कि तुम्हें उसके सपनों की कदर नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उसे अपने घर में हमेशा के लिए पाल लूंगी। वो साव की गार्जियन बनने का कॉन्ट्रैक्ट जू के मुंह पर दे मारती है। जू कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड यांग अच्छा नहीं है, वो बहुत स्कैरी है। जे तुरंत कहती है कि मेरा हस्बैंड कैसा भी है वो मेरी चॉइस है, और हाँ मुझे उससे प्यार हो गया है, तुम्हें क्या। जिया वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तभी जू से मिलने यांग का अंकल आता है और कहते हैं कि अगर जिया को पाना चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिया घर पहुँचती है तो यांग कहता है कि खाना रेडी है, गर्म करके खा लो। जिया बताती कि वो जू से मिलने गई थी। यांग काम रहकर कहते कि मुझे पता है, मैं वही तो था जब तुम फ़ोन पर बात कर रही थी। जिया थोड़ी चिढ़कर पूछती है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि हमारे बीच क्या बात हुई, कुछ पूछोगे नहीं। यांग बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है कि मुझे ज़रूरी काम है और रूम में चला जाता है। और जिया वहीं खड़ी रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि यांग को जेलसी हो रही है या वो सच में बिजी है। जिया सोचने लगती है कि क्या ये सच में बिल्कुल भी क्यूरियस नहीं है। तभी वहाँ पर साव आया होता है। जिया कहती कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ भी है और एक बैड न्यूज़ भी है। एक्चुअल में आज मैं तुम्हारे भाई से मिलने गई थी और मैंने उसे बहुत ज़्यादा डांटा। साव कहता है कि मेरे भाई को छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी एक गुड न्यूज़ सुनाता हूँ। आज मैं ऑडिशन देने गया था और मैं एक ड्रामा के रोल के लिए पास हो गया हूँ, और तुम्हें पता है ये एक सीरियस ड्रामा है जो कि तुम्हारे हस्बैंड की कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड यांग कितना ज़्यादा कमाल का है। तो चलो अब हम लोग यहाँ पर पार्टी करते हैं। जिया कहती कि घर पे नहीं, यांग को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं स्पाइसी खाना खाऊं, तो हम लोग बाहर चल के खाते हैं। फिर रात में जिया को बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है, तो यांग उसे ऐसे दर्द में देखकर तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। डॉक्टर यांग को बताते हैं कि उसने गलत खाना खा लिया है जिसकी वजह से तबीयत खराब हो गई। अब मॉर्निंग में जब जिया की नींद खुलती है तो वो देखती कि यांग यहीं पर रहकर उसकी केयर कर रहा होता है। वो यांग से थैंक्स कहती है उसे हॉस्पिटल लाने के लिए, तो यांग उसे मना करता है कि उसे बार बार थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। यांग जिया को बताता है कि उसने कल रात जो जंक फूड खाया था उसी की वजह से वो बीमार हो गई है। तभी जिया साव के बारे में पूछने लगती है कि उसने भी वही खाना खाया था, तो वो ठीक है या नहीं है। यांग कहता है कि वो भी ठीक है। तो फिर यहाँ पर जिया यांग से प्रॉमिस करने लगती है कि अगली बार मैं उसके साथ दोबारा जंक फूड नहीं खाऊंगी। यांग उसे बताने लगता है कि उसने आज कंपनी से छुट्टी ले ली है और यहाँ पर उसका ख्याल रखने वाला है। जिया कहने लगती है लेकिन मैंने तो छुट्टी नहीं ली। यांग कहता है कि तुम आराम से रेस्ट करो। तभी जिया को याद आता है कि मेरी मॉम इसी हॉस्पिटल में काम करती है, तो मुझे डर है कि वो हमें देख लेगी। यांग कहता है कि फिक्र मत करो, मैंने पता किया है कि तुम्हारी मॉम का आज यहाँ पर शिफ्ट नहीं है। तो जिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुम मेरे लिए हर चीज़ का ध्यान रखते हो। यांग उसे फिर सूप पिलाने लगता है और जिया बस उसे देखे जा रही होती है कि ये कितना ज़्यादा हैंडसम है। देन जिया सो जाती है और उसके फ़ोन पर जू की कॉल आ रही होती है। यांग उसका फ़ोन लेकर बाहर आता है और जू से बात करता है, जो उसे पूछ रहा होता है कि जिया का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे है। यांग कहता है कि वो मेरी वाइफ है, तो तुम ही सोच लो कैसे होगा।
जू यहाँ पर जिया की तबीयत के बारे में पूछने लगता है तो यांग उस पर चिल्लाता है कि दोबारा तुम्हें मेरी वाइफ की ये सब केयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी वाइफ है, मैं उसका ध्यान रख लूंगा। दोबारा अगर मेरी वाइफ को परेशान किया ना तो फिर मैं तुम्हें शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर यांग उसका कॉल कट कर देता है, जिससे जू को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और फिर यहाँ पर यांग के अंकल उसे अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं यांग से बदला लेने के लिए। इधर जिया की नींद खुल चुकी होती है, इसलिए यांग आकर उसे कोट से कवर करता है और उसे बताता है कि वो उसका फोन रिसीव करने बाहर गया था। जिया पूछती कि किसका कॉल था, वो कहता है कि जू का। जिया कहती कि उसने तुम्हें कुछ बोला तो नहीं है। यांग कहते कि वो हम दोनों का रिलेशन खराब करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे अच्छे से सुनाया, तो तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होगी ना। जिया कहती कि बिल्कुल नहीं, तुमने उल्टा बहुत अच्छा किया उसे सुनाकर। और फिर वो तुरंत ही उसके सामने जू का नंबर भी ब्लॉक करके दिखाने लगती है और कहती कि उसकी जगह मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। यांग कहते कि तुम्हें बिल्कुल भी माफी मांगने की जरूरत नहीं है, चलो अब घर चलते हैं। जिया मान जाती है। फिर वो लोग कार में बैठकर जाने के लिए निकलते हैं तो जिया को उसकी मॉम का कॉल आता है। वो अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है कि वो वीकेंड पर घर आएगी उनसे मिलने के लिए। इतने में यांग उसका सीट बेल्ट लगाने के लिए हेल्प करने लग जाता है और जिया उसके अचानक से क्लोज आने की वजह से बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। फिर ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं तो साव यहाँ पर सॉरी कहने लग जाता है कि उसने जिया को जंक फूड खिला दिया था, इसलिए वो बीमार हो गई। और यांग से भी ये कहकर माफी मांगता है कि वो अगली बार से ऐसा नहीं करेगा। फिर इन लोगों को गुड न्यूज बताने लगता है कि उसे कल ही अपने सूट के लिए जाना है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है जाने के लिए। और फिर यांग से कहता कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंड जिया का अच्छे से ख्याल रखना, उसे कभी रुलाना मत, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। देन नेक्स्ट वीक जिया अचानक से अपने पेरेंट्स के घर उनसे मिलने पहुँच जाती है और यहाँ पर यांग के गार्ड्स आ जाते हैं बहुत सारे गिफ्ट लेकर। और यांग उसे मैसेज कर देता है कि मुझे नहीं पता था कि मॉम डैड को क्या पसंद आएगा, इसलिए मैंने उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट ले लिए। जिया ये पढ़कर खुश हो जाती है कि वो उसके मॉम डैड को अपने पेरेंट्स की तरह ही समझ रहा है। फिर जिया के मॉम डैड जैसे ही घर आते हैं तो उन्हें सरप्राइज मिलता है कि जिया अचानक से यहाँ पर आ गई है और उसने बताया भी नहीं है। वो लोग जिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिया भी अपने मॉम डैड से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी वो सारे गिफ्ट्स देखकर डैड कहने लगते हैं कि क्या तुम किसी रिच बंदे को डेट कर रही हो, वो सही भी है या नहीं है, मैंने सुना है कि रिच लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो जिया कहती कि मॉम डैड आप फिक्र मत करो, वो सच में बहुत अच्छा है। नेक्स्ट डे यांग अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसके डैड का उसे कॉल आता है। वो कहते कि यहाँ पर मुझसे मिलने आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर यांग अपने डैड से मिलने पहुँचता है। डैड उसे बातें सुना रहे होते हैं कि उसने उन्हें यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, वो बाहर जाना चाहते हैं। यांग कह देता है कि आप एक मेंटल हॉस्पिटल में हो और आपको यहीं पर रहना चाहिए ताकि आप ठीक हो सके। यहाँ पर उसके डैड और उसका आर्गुमेंट हो जाता है। जैसे ही उसके डैड उसकी मॉम की बात कर देते हैं तो यांग उन्हें चिल्लाने लगता है कि आप मेरी मॉम का नाम लेना भी डिजर्व नहीं करते, आपकी वजह से आज वो मेरे साथ नहीं है। डैड कहते कि तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ। यांग कहते कि मेरे लिए ये सब शर्म की बात है कि मेरे अंदर आपका गंदा खून है। जो सुनकर डैड हंस हंस कर उसे कहने लगते कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी शादी हो गई है और तुमने अपनी वाइफ जिया से अपने बहुत सारे सीक्रेट छुपाए हुए हैं। तो वो उसे धमकी देने लगते हैं कि मैं तुम्हारी वाइफ को तुम्हारे पास के बारे में बता दूंगा। यांग अपने डैड से कह देता है कि वो उसे ऐसे धमकी नहीं दे सकते, अगर वो जीना नहीं चाहते तो ही ऐसा करके देखें। तभी यहाँ पर यांग का अंकल उसके डैड से मिलने पहुंच जाता है और कहने लगता है कि भाई तुम मेरा साथ दे दो ना, हम उस यांग से बदला ले लेंगे और तुम्हें मैं यहाँ से आज़ाद करवाने में हेल्प कर दूंगा। देन यांग कार से जाते हुए अपने डैड की कही हुई बातें याद कर रहा होता है और अपनी मॉम को याद करके वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है और फिर कार चलाते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसे जिया का कॉल आता है, लेकिन वो ठीक से बात नहीं कर पाता। जिया फिक्र में उसके पास पहुंच जाती है और उसे चोट में देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन यांग उसे देखकर खुश हो जाता है और उसे अपना बचपन याद आता है जब जिया ने उसे तब भी बचाया था। जिया यांग को हॉस्पिटल लेकर जाती है और बैंडेज करवा कर फिर उसे घर लेकर आती है। जिया उसकी चोट पर थोड़ा दबाव डालती है तो यांग दर्द से हिल जाता है, जिस वजह से जिया उसके ऊपर गिर जाती है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। दोनों काफी शर्मा जाते हैं और जिया अपने रूम में भाग जाती है। फिर जिया अपने फ्रेंड ग्रुप में मैसेज करके बताती है कि उसे अपने हस्बैंड से प्यार हो गया है। यांग वो मैसेज पढ़ लेता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन फिर उसे अपने डैड की बात याद आती है। वो डरता है कि जब जिया को उसके झूठ और पास के बारे में पता चलेगा तो क्या वो उसे माफ़ करेगी। इधर जिया साव से टिप्स लेती है कि वो यांग को कैसे हिंट दे सकती है। नेक्स्ट डे वो ब्रेकफास्ट बनाती है और अपनी हार्ट बीट की बात करती है, लेकिन यांग को समझ नहीं पाता। फिर जिया ड्रंक होने का नाटक करती है, लेकिन वो सच में सो जाती है और ये ट्रिक भी फेल हो जाती है। तभी ग्रैंडपा की भेजी हुई हाउसकीपर घर पर आती है और जिया को आइडिया आता है। वो यांग से कहती है कि ग्रैंडपा को लगना चाहिए कि हम रियल कपल हैं, तो वो साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और हाउसकीपर को दिखाने के लिए एक ही रूम में रहते हैं।
जिया जब उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है तो यांग उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है और कहता है कि इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। वो जिया से पूछता है कि अगर उसका सीक्रेट फ्रेंड उसे कुछ पाए तो उसे कैसा लगेगा। जिया कहती कि मैं अपने फ्रेंड पे बहुत भरोसा करती हूँ। यंग और अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे जिया बिजनेस ट्रिप पर जाती है। यंग घर पर उसका सामान न देखकर डर जाता है कि वो उसे छोड़कर चली गई, लेकिन जिया वापस आकर कहती है कि तुम्हें लगा कि मैं चली गई, अब मान लो तुम भी मुझे लाइक करते हो। यंग फाइनली मान लेता है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया यंग की कंपनी जाती है और दोनों डेट पर निकलते हैं। तभी यंग को ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने का कॉल आता है और वो चला जाता है। रास्ते में अंकल अपने गार्ड्स के साथ जिया को किडनैप कर लेते हैं। वो जिया को कैद करके यंग का सारा पास बता देते हैं कि यंग ही वो सीक्रेट फ्रेंड है। उसके डैड ने उसकी मॉम की जान ले ली थी और यंग के बचपन का सारा ट्रॉमा भी बता देते हैं। यंग सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच जाता है। वो बताता है कि उसके पास अंकल के खिलाफ सारे सबूत हैं कि अंकल ने ही उसके डैड को मारा और इल्ज़ाम यंग पर लगाना चाहा। पुलिस अंकल को अरेस्ट कर लेती है। जिया रोने लगती है और यांग से कहती है कि तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा, तुमने मुझे ये सब क्यों छुपाया। वो यांग का फ़ोन चेक करती है और कंफर्म करती है कि वही उसका सीक्रेट फ्रेंड है। यांग कहते हैं कि वो डिसेबल हो गया था और उसे लगा कि उसका पूरा पास सुनकर जिया उससे नफरत करेगी। जिया उसे डांटती है कि मैं सिर्फ तुम्हारे प्रेजेंट से नहीं तुम्हारे पास से भी प्यार करती हूँ। दोनों हग करते हैं और रोने लगते हैं। फिर दोनों अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ स्टार्ट करते हैं। तभी जिया के मॉम डैड घर आते हैं। जिया उन्हें बताती है कि उन्होंने शादी कर ली है। डैड पहले तो गुस्सा होते हैं, लेकिन यांग जब प्रॉमिस करता है कि वो जिया को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और उसका हमेशा ख्याल रखेगा तो वो मान जाते हैं। फिर स्नो गिरने लगती है। उनके मैरिज एग्रीमेंट का लास्ट डे होता है। जिया कहती कि अब हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो पेपर्स फेंक देती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।